बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से जो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई उसमें 5 रुकनी बेंच बना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन 5 रुकनी बेंच बना और इस केस की समाअत हुई। अब ये जो समाअत हुई इस केस की, उसके दौरान चीफ जस्टिस साहब ने जो बातें कही, जिस तरह से वो फरमा रहे थे, और उसके दौरान फिर ये उंगलियां उठनी शुरू हो गई बहुत से लोगों की जानिब से, पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ियों की जानिब से, कि जी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जो है वो वही सोच और फिर वही जजेस बिठा दिए जिनके ऊपर उंगलियां उठी थी। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो पहले दिन से ये बात कर रही हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोज़ाहिर अकबर नकवी, ये जो 3 जजेस हैं, ये हमारे कोई जो है वो केसेस के फैसले नहीं कर सकते। ये जिस भी बेंच में बैठेंगे उस बेंच में एतराज उठाया जाएगा और सबसे पहला यही एतराज होगा कि ये जजेस जो बार बार हमारे खिलाफ फैसले दे चुके हैं केसेस के, ये अब बेंचेस का हिस्सा नहीं बन सकते। अब चूंकि ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, अदालत उज़्मा के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने 5 रुकनी बेंच बना दिया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, उसमें 5 रुकनी बेंच बना। अब ये 5 रुकनी बेंच तो बन गया, लेकिन आप सबको मैं पहले एक बात बताता चलूं कि मैंने 2 मार्च को गालबन ये व्लॉग किया था कि जजेस का फैसला मिठाइयां खाने वालों पर महंगा पड़ेगा, और ये फैसला 4-3 के तनासुब से आया है। अब मैं आपको बताता हूं वो 4-3 क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये फैसला बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 रुकनी बेंच बनाया था, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनिल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और एक और जज थे, आई थिंक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे शायद। तो जब ये 9 रुकनी बेंच बना था, जस्टिस मोज़ाहिर अकबर नकवी, तो जब ये 9 रुकनी बेंच बना था तो उस वक्त ये 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस के ऊपर एतराज आया था कि जो 2 जजेस हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस लिया, और वो जो असखुद नोटिस था वो इंतखाबात से मुतल्लिक, उसमें जी 2 जजेस के ऊपर एतराज आ चुका था, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मोज़ाहिर अकबर नकवी के ऊपर। अब ये 2 जजेस जो हैं, इन्होंने बेंच से खुद को अलहदा कर लिया, पीछे रह गए 7 जजेस। उन 7 जजेस में से 2 जजेस, जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस याया अफरीदी, दोनों ने अपना एक फैसला दे दिया, दोनों ने अपना एक जो है वो इख्तलाफी नोट दे दिया और उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया। पीछे रह गए 5 जजेस। अब वो जो 5 जजेस थे उसमें से 2 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने भी फैसला वही दिया जो पहले 2 जजेस ने दिया, जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस याया अफरीदी ने। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जब उनको पता लगता है कि जी 2 जजेस जो हैं उन्होंने तो खुद को बेंच से अलहदा कर लिया, ठीक है, और 2 जजेस के ऊपर एतराज था चूंकि उन्होंने खुद को अलहदा कर लिया, और फिर चीफ जस्टिस साहब देखते हैं कि जी अतर मिनिल्ला साहब और जस्टिस याया अफरीदी 2 जजेस जो हैं वो अपनी राय दे चुके हैं, तो चीफ जस्टिस साहब बना देते हैं 5 रुकनी बेंच। अब वो जो 5 रुकनी बेंच था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, दोनों जजेस जो हैं वो वही फैसला देते हैं जो जस्टिस अतर मिनिल्ला ने और जस्टिस याया अफरीदी ने दिया। अब 2 जजेस जो हैं वो भी अपनी राय का इजहार कर चुके, और 3 जजेस का ये फैसला आता है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, 3 जजेस ये फैसला देते हैं कि इलेक्शन करवा दिया जाए। इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इसको समझा गया और जिस तरह से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, ये बहुत से हमारे सहाफ़ी दोस्त, बहुत से हमारे कोलीग्स, बहुत से हमारे जानने वाले जो पीटीआई की फैन फॉलोइंग में आते हैं और पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये वावेला करना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने
3-2 के तनासुब से फैसला दिया। 3 जजेस इलेक्शन के हक में और 2 जजेस इलेक्शन के खिलाफ हैं, जबकि मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि ये फैसला 4-3 के तनासुब से आया और ये पीटीआई के अगेंस्ट गया। वो कैसे कि जी पहले 2 जजेस जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, वो दोनों अपनी राय का इजहार कर चुके। दोनों का फैसला जो है वो सबके ऊपर इंप्लीमेंट होता है, पूरी कौम के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। भाई वो फैसला 2 जजेस ने दिया, अब वो कोई माने या ना माने, 2 जजेस ने दिया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने उस वक्त भी फैसला दिया और अब उन्होंने खड़ाक कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कैसे वक्त में खड़ाक हुआ, जब इस केस की समाअत हो रही थी और इसकी समाअत के दौरान ही जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कोई बड़ी अहम बातें की कि जी इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को सामान के वाले से या जो है वो वसाइल के वाले से या अखराजात के वाले से, पैसे के वाले से बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनकी तमाम जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएं। मुल्क जो है वो इस वक्त शदीद क्राइसिस की जद में है और मुल्क में हालात जो है वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल और इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन ख़राब हो रही है और बड़े जो है वो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हालात जो हैं वो इस वक्त एक नाजुक मोड़ के ऊपर है। चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे। अब जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने तो जो उस वक्त एक खड़ाक किया था, वो एक खड़ाक बड़ा सादा सा खड़ाक लग रहा था सबको, सबने समझा कि यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर मैंने आपको उसी वक्त बता दिया क्या कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डिवाइड आपको आने वाले दिनों में, आने वाले चंद हफ्तों के अंदर नजर आएगी और आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठेंगी। अब वही बात दुरुस्त साबित हुई मेरी, और वही मेरा जो तज्जिया है वो 100% दुरुस्त साबित हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल दोनों ने इससे मुतल्लिक तफसीली फैसला जारी कर दिया, जो उस वक्त 9 रुकनी बेंच बना था जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खुद नोटिस लिया था। अब इस तफसीली फैसले के अंदर जो 2 जजेस ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा, इस तफसीली फैसले के अंदर 2 जजेस ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो तफसीली फैसला है, उन्होंने लिखा है कि जो पैनामा का केस था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि जो पैनामा लीक्स का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे मियां नवाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ फैसला दिया। 5 रुकनी बेंच था और 2 जजेस ने पहले ही फैसला दे दिया। 2 जजेस जो थे, आप सबको शायद याद होगा कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, उस वक्त उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच बना था और जस्टिस गुलजार भी उस बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो अभी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अजमत सईद शेख, ये 5 रुकनी बेंच था। अब इसमें 2 जजेस जो थे ना, जस्टिस आसिफ सईद खोसा जिनकी सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच समाप्त कर रहा था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद साहब, 2 जजेस ने पहले ही अपनी राय का इजहार कर दिया कि जी नवाज शरीफ साहब जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको नाअहल करार दे दिया गया। और जो 3 जजेस थे, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अजमत सईद शेख, 3 जजेस ने यह फैसला दिया कि GIT बनाई जाएगी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी, जो नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, उनके फ्लैट्स, उनकी तमाम जितने भी एसेट्स हैं उससे मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन करेगी, तहकीकात करेगी। अब ये जो फैसला है, ये फैसला उस वक्त जो आया था, जो 5 रुकनी बेंच का आया, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। वो कहते हैं उस वक्त भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आया था वो 2 जजेस ने पहले अपनी राय का इजहार किया, लिहाजा उनको फिर बेंच में शामिल किया गया। उनका कहने का मकसद ये है कि भाई आपने वो 2 जजेस का जो फैसला है उसको पांव तले रौंद दिया, उसको मिट्टी तले रौंद दिया। जो 2 जजेस जो हैं वो अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जिनको आपने बाद में बेंच में शामिल ही नहीं किया। देखे ना, ये फैसला 4-3 के तनासुब से आया। जब 9 रुकनी बेंच का पहले फैसला आया था, जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस केस की समाप्त कर रहे थे, तो सर 2 जजेस तो ऑलरेडी साइड पर हो गए ना, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, क्योंकि मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ऊपर भी इल्जामात थे और जस्टिस एजाजुल हसन साहब के ऊपर भी उंगलियां उठी, लिहाजा 2 जजेस के ऊपर एतराजात आए, दोनों साइड पे हो गए। फिर बना 7 रुकनी बेंच। अब उस 7 रुकनी बेंच में जो 2 जजेस थे,
जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी दोनों ने अपनी राय दी। दोनों का फैसला चीफ जस्टिस के अगेंस्ट आया, दोनों साइड पर। ठीक है, फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये बेंच तोड़ के 5 रुकनी बेंच बना दिया। अब जब 2 जजेस अपनी राय का इजहार कर चुके हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई वो 5 रुकनी बेंच में से वो जो 3 जजेस हैं उनका फैसला माना जाएगा? उस 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये फैसला देते हैं कि इलेक्शंस नहीं हो सकते। ठीक है, वो हुकूमत की जो है ना, हुकूमत कह रहा हूँ, पीटीआई की इस डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं। अब जो 3 जजेस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, 3 जजेस कहते हैं कि जी इलेक्शन करवाए जाए। अब वो जो पहले 2 जजेस थे, जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, अब वो 2 जजेस का भी फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह ये मिसाल बनेगी ना कि जब पैनामा का केस था तो भाई वो जो 2 जजेस जिन्होंने नवाज शरीफ को पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उन्होंने बाद में भी तो वही फैसला दिया। तो वो फैसला 3 रुकनी बेंच का तो नहीं था, वो फैसला 5 रुकनी बेंच का ही था कि वो दोनों जजेस जो थे वो पहले ही अपनी राय का इजहार कर चुके थे। और फिर जब 3 जजेस बकिया 3 जजेस रिमेनिंग 3 जजेस ने फैसला दिया तो उनके फैसले को भी ऐसे तस्लीम किया गया कि वो 5 रुकनी बेंच का फैसला है। अब ये जो मामला है ना, ये मामला चला गया रफड़ की तरफ। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो तफसीली फैसला आया, उन्होंने कहा है कि खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हो चुका है। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस का 1 मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला खत्म किया जाए। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस का 1 मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला खत्म किया जाए। पैनामा केस में 5 रुकनी बेंच का फैसला 2-3 का था। मतलब पहले 2 जजेस ने फैसला दिया, नवाज शरीफ फारिग, फिर 3 जजेस ने फैसला दिया, नवाज शरीफ फारिग, तो वो 5 रुकनी बेंच ही कंसीडर किया गया। फिर वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस के 1 मैन शो के इख्तियारात पर नजरसानी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। स्पेशल बेंच आईनी मामलात पर बेंच की तश्कील के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। खुद नोटिस पर फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। खुद नोटिस को 3 के मुकाबले 4 की अक्सरियत से मुस्तरद करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। फिर वो कहते हैं कि पंजाब और केपीके में इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। सर, अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट का ये जो 5 रुकनी बेंच बना, अब ये जो सुनेगा, इस केस को सुनने का कानूनी जवाज ही खत्म हो गया मेरी नज़र में। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये बात कर चुके हैं और जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसला इनके साथ है और 4 जजेस कह चुके हैं कि जी इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो फिर वो जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, फिर उनके फैसले की क्या हैसियत रहेगी? मैं आपको पहले दिन से यह बात कर रहा था कि इस मामले में रफड़ पड़ेगा, फड्डा पड़ेगा। और जब तक जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट नहीं बनाते, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इस पर नहीं बैठकर केस सुनते, तो सर ये मामला कंट्रोवर्सी पे जाएगा। आर्टिकल 63A से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A है, आइन का आर्टिकल 63A, उससे मुतल्लिक जो फैसला दिया, उसमें कहां पर यह लिखा है कि पार्लिमानी हेड का जिक्र है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A, उसमें पार्लिमानी हेड का जिक्र जरूर होगा, लेकिन कहीं पर आर्टिकल 63A के अंदर ये नहीं लिखा कि जो पार्लिमानी हेड की डायरेक्शंस होंगी उसके मुताबिक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वोट कास्ट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A कहता है कि जो वोट कास्ट होगा वो पार्टी चेयरमैन की इंस्ट्रक्शन के, उसकी हदायत के मुताबिक होगा। अब काफली का जब ये मामला आया था, जब डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मौजूद है, उसकी जिंदा मिसाल है, वो आपके सामने उसके ऊपर बात करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये फैसला दिया था कि चूंकि जी वो जो काफली के वोट हैं वो जी कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि उस वक्त पार्लिमानी हेड का जिक्र आ गया और फिर किसी को ये भी नहीं पता था कि काफली के पार्लिमानी पार्टी के जो हेड हैं, सरबराह हैं, वो साजिद भट्टी साहब हैं, मोहम्मद खान भट्टी साहब के साथ जो है वो जो रिश्तेदार हैं उनके पता नहीं क्या भतीजे हैं, जो भी हैं मुझे नहीं पता। बहरहाल ये जो फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट के ही ये रिमार्क्स थे, सुप्रीम कोर्ट का ही ये जजमेंट है।
लेकिन सर उस काम को किस तरह से उस काम में डंडी मारी गई, आइन को रीराइट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया, और फिर परवेज लाई को वज़ीर आला बनवाने के लिए जनरल कमर जवेद बाजवा खुद ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की। उस वक्त चौधरी शुजात का वो जो लेटर आया था, जो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मिजारी साहब, जिन्होंने पढ़कर असेंबली के फ्लोर पर ये लेटर, वो खत पढ़कर सुनाया और उसमें कहा कि जी काफ लीग के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने मना किया काफ लीग के अरकान को कि वो वोट कास्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वोट कास्ट किया, वो वोट कंसीडर हुआ, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो जो मुनहरिफ अरकान है जिनको इलेक्शन कमीशन ने डी सीट किया, उनके वोट शुमार नहीं होंगे। तो सर जिन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया, काफ लीग के अरकान, उनके वोट कंसीडर होंगे, और जो पिछले हैं उनके वोट कंसीडर नहीं होंगे। ये डंडी मारी ना, ये डंडी मारी। और फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं, जो बेंच फिक्सिंग के इल्जामात हैं, ये सर मैं नहीं लगा रहा, ये उनके अपने फाजिल जजेस लगा रहे हैं, ये उनके अपने कॉलीग्स लगा रहे हैं, उनके अपने जो कॉलीग जजेस हैं वो लगा रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा को बेंच में क्यों शामिल नहीं किया जाता, जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बेंच में क्यों शामिल नहीं किया जाता, ये एक सवाल है। इसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब भी पूछा जाता है, जब भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब से पूछा जाएगा तो वो डंडी मारेंगे। और फिर वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने फरमाया था ना कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इतना ताकतवर है कि वो जजों के फैसलों को रोन देता है। तो सर ये फिर पता चलना चाहिए कि ये बेंचेस की जो तश्कील नो है, इसके पीछे किसका हाथ है, बात तो फिर क्लियर होनी चाहिए। अब जस्टिस एजाजुल हसन साहब के ऊपर जो इल्जामात हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ऊपर जो इल्जामात हैं, वो सबके सामने हैं। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो, उनका अगर ये प्रोग्रेटिव है कि इतने इल्जामात के बावजूद जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातें ये बात कर रही हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब को उस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो फिर भी उनको उस बेंच में बिठाया जाता है और वो केसेस की समाप्त करते हैं। तो सर फिर सवालात उठेंगे, निज़ाम अदल पर उंगलियां उठेंगी, निज़ाम अदल के ऊपर संगीन सवालात उठेंगे। और एक आम आदमी जो हर वक्त जो है वो सियासत की बात करता है, गलियों में बैठकर, चौकों में बैठ के, चौक चौराहे में बैठ के, जगह जगह पर बैठकर पॉलिटिक्स को डिस्कस करता है, उसके जहन में भी ये सवाल आएगा और वो भी यही बात करेगा कि जब आपने अपनी बारी इस तरह बेंचेस बनाने हैं और वो फिर वही बार बार वो लाइक माइंडेड सोच, सर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अदलिया के मामला जो है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से ये बात कर रहा हूँ और मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, लेकिन उनके अपने साथी जजेस ने, उनके अपने फाजल जजेस ने उन पर अदम एतमाद कर दिया, उन पर नो कॉन्फिडेंस हो गया और इसका मतलब कि उन पर एतमाद नहीं रहा, जजेस हजरात को उन पर एतमाद नहीं रहा। उनके अपने साथी जजेस तो कह चुके हैं कि उनके फैसले जो हैं वो तनाज़ात की जद में आके, उनके फैसले जो है वो तजादात से भरे हुए हैं और खुद वो बात कर रहे हैं। देखें जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब के बाद अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का जो फैसला आया, तफसीली फैसला आया उसको नोटिस केस में, इसका मतलब कि फिर आइन को रीराइट करने की जो बातें हुई वो दुरुस्त साबित हुई कि जी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A, उसकी दफा जब हमजा शहबाज की बारी आए तो तब जी वो अरकान को मुनहरिफ कर दिया जाता है और जब परवेज लाई की बारी आए तो तब जी वो वोट शुमार हो जाते हैं और तब कहा जाता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 63 है उसमें लिखा है कि जी पार्लिमानी हैड जड़ा ना साजत भड्डी उनकी गल मनी जाएगी। सर ऐसे नहीं चलेगा। इस पाकिस्तान में अब वो प्रेसिडेंट, वो मिसाल कायम करनी पड़ेगी कि जो एहतसाब है, जो एहतसाब होगा वो अक्रॉस द बोर्ड होगा और जो इंसाफ होगा वो अक्रॉस दी बोर्ड होगा। इंसाफ मिलेगा तो वो आइन और कानून के मुताबिक मिलेगा। इंसाफ के मामलों में डंडी नहीं मारी जा सकती। ये नहीं होगा कि निज़ाम अदल उठाया और निज़ाम अदल का पलड़ा एक तरफ भारी और एक तरफ कम है, ऐसे नहीं होगा। ये नहीं होगा कि निज़ाम अदल में एक शख्स को इंसाफ मिल रहा है और एक के साथ नाइंसाफी की जा रही है। ये नहीं हो सकता कि निज़ाम अदल में बेंचेस अपनी मर्जी के बनेंगे और जो बाकी लोग हैं उनको कहा जाए कि जी तुसी खुडे लाइन ए सुरखरो। सर ऐसे नहीं चलेगा। ये मुल्क चलना है तो इसके लिए अब आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी।
पॉलिसी मेकर्स को पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, तरामीम करनी पड़ेंगी, कानून साजियां करनी पड़ेंगी। ये मुल्क ऐसे ही चलेगा, ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जैसे चलाया जा रहा है। और मैं सॉरी टू से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे कि जी इलेक्शंस हो जाएं, अब इस फैसले की आईनी और कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई है। जब फाजिल जजेस कह चुके हैं कि ये फैसला तनाज़ात की जद में आ चुका है और ये फैसला तजादात से भरा हुआ है, तो इस फैसले को कौन तस्लीम करेगा। आप सबको शायद याद होगा कि जब जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने ये हरकतें की थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो बैठे, उन्होंने एक इजलास बुलाया और जस्टिस सज्जाद अली शाह के ऊपर अदम एतमाद हुआ। फिर अब्दुल हमीद डोगर साहब का भी आपको शायद वाकया याद होगा कि अब्दुल हमीद डोगर साहब ने जो करतूत गोले थे पाकिस्तान की अदालती तारीख में, वो उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती सर। जो अब्दुल हमीद डोगर का दौर था वो अदलिया का एक वर्स्ट तरीन दौर था, उसको वर्स्ट तरीन दौर कहा जाता है। और उस दौर के अंदर जो उठने वाली उंगलियां थी, उसके ऊपर कोई उंगलियां उठाने वालों को भी ये नहीं किसी ने कहा था कि जी आपने उंगलियां क्यों उठाई हैं। वो उंगलियां उठाने वालों को भी जवाब मिल गया था कि वो उंगलियां क्यों उठा रहे थे। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में क्या हुआ, यूसुफ रजा गिलानी की जो नाअहली थी, मैं आज भी कहता हूँ वो गलत थी, वो मेरिट के ऊपर नहीं थी, वो अदलिया का फैसला मेरिट के मुताबिक नहीं था। एक सिर्फ आपने वो स्विस लेटर ना लिखने की बुनियाद पर इस मुल्क के एक वज़ीर आज़म को जो पार्लियामेंट से मुंतखब हुआ, उसको आपने उठाकर एक छोटे से एक बहुत ही निचले और घटिया लेवल के फैसले के मुताबिक उसको आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, एक मजाक था, साकिब निसार के दौर में जुडिशल एक्टिविज्म अरूज पर रहा, किसी ने ये बात नहीं की कि जी ये क्यों हो रहा है। आज वो सारी उंगलियां उठा रहे हैं। और आज जो इमरान खान के दौर में वो सहाफ़ी चूं चूं का मुरब्बा लगा के बैठे हुए हैं, वो सबसे पहले तो ये बताए ना कि जो नवाज शरीफ के दौर में उनको जो वो इंस्ट्रक्शंस मिलती थी, हदायत मिलती थी, वो किसके मुताबिक करते थे वो काम। और खुद जनरल बाजवा ने ये बात की है कि मैं साबिर शाकर को और चौधरी गुलाम हुसैन को फील्ड में भेजता था और उनसे सहाफत करवाता था। तो सर फिर कोई जवाब रह जाता है इस मुल्क में बात करने का। फिर भी कोई आप कहें कि जी हमारे कोई बड़े मॉरल किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं, फिर तो हमें अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स पर शर्म आनी चाहिए कि हम यहाँ पर बैठकर उंगलियां उठाते हैं, बैठकर गलत फैसले करते हैं, बैठकर इज्जतें रोनते हैं, बैठकर जो है वो लोगों की पगड़ियां उछालते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हम बहुत अच्छे हैं, हमारे इदारे बहुत अच्छे हैं। आज हमारे इदारों के नंबर देख लें आप, किस नंबर के ऊपर, किस रेटिंग के ऊपर हमारे इदारे खड़े हुए हैं। और हमें बात करते हुए ज़रा सी भी शर्म नहीं आती। हम कहते हैं कि जी बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारे इदारे जो हैं वो जी बहुत अच्छा काम करें। साकिब निसार के दौर में जो जुडिशल एक्टिविज्म हुई, आज साकिब निसार साहब उसका आधा जवाब नहीं दे सकते, ये नहीं बता सकते कि कैसे हुआ। नवाज शरीफ को मिलने वाली जो सजाएं थी उस वक्त भी गलत थी और आज जो सजाएं हो रही हैं वो भी गलत हैं। जो आज नाइंसाफियां हो रही हैं वो भी गलत हैं। मैं उस वक्त भी गलत कहता था, मैं आज भी इस बात को जो है वो जस्टिफाई कर रहा हूं, इस बात के ऊपर खुद जवाब दे रहा हूं कि आज भी गलत हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो पैनामा का फैसला था उससे बड़ा कोई मजाक ही नहीं था सर। पाकिस्तान की अदालती तारीख में कोई मजाक नहीं हुआ कि आपने केस पैनामा का चलाया, निकाला उसको बेटे से इकामा ना लेने के ऊपर कि जी तुमने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा तुम्हें फारग कर दिया। मतलब यार कोई हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हम लोगों को सबसे पहले तो ये बात तय कर लेनी चाहिए कि हमने इस मुल्क में अदालती निज़ाम को, जुडिशल सिस्टम को कैसे चलाना है। तो माजरत के साथ सर मैं चीफ जस्टिस साहब से इख्तलाफ करूंगा और कहूंगा कि पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है और इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। जजेस हजरात कह रहे हैं, और ये अना का मसला नहीं होना चाहिए किसी की कि फुल कोर्ट बनता है, बिल्कुल बनना चाहिए। फुल कोर्ट का फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है, सत्य खैर हुकूमत तस्लीम करे, पीटीआई के खिलाफ आता है, सत्य खैर वो तस्लीम करें। यह तो नहीं कि आप वही जजेस बैठा कर फिर मुल्क के फैसले करवा दें। और मैं बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी डिग्निटी और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से मोहम्मद खान भट्टी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, जिस तरह से वो फरमा रहे हैं कि जी जो जजेस के हवाले से उन्होंने फरमाया, फिर लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस समीर भट्टी साहब हैं उनके बारे से एक जो 15 अरब रुपए का जो एक स्कैंडल है, जो पेपर प्रोजेक्ट का स्कैंडल है, और वो कहते हैं कि जी वो 15 अरब रुपए का जो पेपर प्रोजेक्ट का स्कैंडल है उसमें उनका नाम है। और फिर वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेटों के बारे में फरमा रहे थे
कि वो हर काम में ठेके लेते थे, हर काम में वो किक बैक्स लेते थे, हर काम में, हर गलत काम में वो इन्वॉल्व थे। और फिर वो कहते हैं कि किस तरह से कुछ, मैं नाम नहीं लेता अब उन लोगों के, वो उन्होंने बताया कि किस तरह से फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो इस बात के ऊपर लगाया गया था कि जी फैसले पीटीआई के हक में करने हैं। तो सर ये सारा कुछ तो निकल रहा है, अभी भी कुछ रह गया पीछे तो फिर बता दें, फिर मैं गलत हूं या फिर आप गलत हैं, फिर हम तो यही कह सकते हैं ना। अब ये जो मोहम्मद खान भट्टी के जो इंकशाफात है, इसका इल्जाम भी अब आप नवाज शरीफ के ऊपर लगा दें। कोई अगर इल्जाम रह गया इस मुल्क में तो वो नवाज शरीफ के ऊपर लगा दें, ताकि आपको भी सुकून मिल जाए और आपकी रूह को भी सुकून मिल जाए। लेकिन सर ये जो लड़ाई चल पड़ी है, बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमारे इदारे डिवाइड हो रहे हैं और हमारे इदारों में तकसीम नज़र आ रही है। अदलिया के अंदर एक वाज़ेह तौर पर तकसीम पैदा हो चुकी है, और अगर इस तकसीम को कंट्रोल ना किया गया तो ये एक इशारा है, ये एक इशारा है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का एक इशारा है। पहले, इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले थे, वो तो वैसे ही एक छोटा सा इशारा था ना, ये एक इशारा है। इसके बाद क्या होता है, सूरत हाल बहुत खतरनाक होगी। और मैं नहीं चाहता कि ये अदलिया अब्दुल हमीद डोगर बने और अब्दुल हमीद डोगर कोर्ट बने, या ये अदलिया सज्जाद अली शाह बने, वो सज्जाद अली शाह जिसने नजरिया ज़रूरत को जिंदा करके अदल को दफन किया और पाकिस्तान में अदलिया का कत्लेआम किया, अदालती फैसलों का कत्लेआम किया। तो सर फिर उन लोगों को तारीख ने माफ़ नहीं किया, तो फिर इन लोगों को भी लोग तारीख माफ़ नहीं करेगी जो लोग अदालत के फैसलों का मजाक बनाएंगे या अदालतों के जो हदायत हैं उसके मुताबिक चलने की बजाय अपने मुताबिक चलेंगे, या अदालतों का जो प्रोसीजर है, अदालतों के जो जजेस हैं उनको साइडलाइन किया जाएगा, तो फिर मामला तो ख़राब होंगे और हो रहे हैं, आपके सामने हैं। देखते हैं क्या होता है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।